15 रुकनी कौमी T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा कौन होगा? जो सेलेक्ट हैं वो खेलेंगे या नहीं, जो रिजेक्ट हैं वो सेलेक्ट होंगे या नहीं? T20 वर्ल्ड कप के आगाज से 17 रोज पहले मुंतखब स्क्वाड में तब्दीलियों का इम्कान है। आजम खान, मोहम्मद हसनैन और शोएब मकसूद के सितारे गर्दिश में हैं। कौमी स्क्वाड से आउट होने का इनका इम्कान है। शोएब मलिक, फखर जमान और शाहनवाज धानी पर किस्मत की देवी मेहरबान हो सकती है। कौमी स्क्वाड में एंट्री उनकी मुतवक्के है, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी अब्दुल माजिद भट्टी साहब और इसके साथ साथ हमारे साथ तज्ज़ियाकार आलिया रशीद साहिबा और सिकंदर बख्त भी मौजूद है। सबसे पहले भट्टी साहब आपकी जानिब आएंगे। सबसे पहले तो बताएं कि बोर्ड में क्या चल रहा है T20 स्क्वाड के मामले पर? अभी 17 दिन सिर्फ बाकी हैं T20 वर्ल्ड कप में और चेंजेस का इम्कान है। एक तो इन हाउस जो तब्दीली हुई है रमीज राजा के आने के बाद, जो इंतजामी मामला है उसमें भी हम देख रहे हैं कि मुसलसल तब्दीलियां हो रही हैं। आज वसीम खान रिजाइन कर गए। लेकिन दूसरा जो फ्रंट है पाकिस्तान टीम का, पाकिस्तान टीम ने 14 और 15 अक्टूबर की दरमियानी शब लाहौर से दुबई के लिए रवाना होना है। लेकिन सिलेक्शन कमेटी और पाकिस्तान टीम के कप्तान जो हैं बाबर आजम, वो बाज़ खिलाड़ियों की फॉर्म को लेकर काफ़ी तशवीश में मुब्तला है। कल रात एमरजेंसी मीटिंग कॉल की गई। हालांकि उस मीटिंग में मोहम्मद वसीम ने, जो चीफ सेलेक्टर हैं, उन्होंने दिलासा देने की कोशिश की खिलाड़ियों को और कहा कि आप खुलकर खेलें। फिलहाल जो मीडिया में तब्दीलियों की खबरें आ रही हैं उस पर कान ना धरें, लेकिन जो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि कम से कम 2 से 3 तब्दीलियां जो हैं वो कौमी सिलेक्शन कमेटी करने जा रही है। फखर जमान जो है वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। शाहनवाज धानी फास्ट बॉलर हैं, दादू से उनका लाड़काना से ताल्लुक है। शाहनवाज धानी को भी पाकिस्तान टीम में शामिल किया जा रहा है। बल्कि शोएब मलिक जो पाकिस्तान टीम के सबसे इस वक्त तजर्बाकार बैट्समैन है और तकरीबन 1 साल से शोएब मलिक ने पाकिस्तान की तरफ से इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली। शोएब मलिक को भी तैयार रहने का इसलिए कहा जा रहा है कि एक तरफ मोहम्मद हफीज को डेंगू का इशू है, पता नहीं वो टीम की रवानगी तक मुकम्मल फिट हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे। फिर जो चौथे नंबर पर शोएब मकसूद खेलते हैं, उनकी फॉर्म जो है वो भी तशवीश का बायस है। तो कहा यह जा रहा है कि 2 से 3 तब्दीलियां जो हैं वो पाकिस्तान टीम में की जा रही हैं। अच्छा अली, आपसे जानना चाहेंगे मुतवक्के तब्दीलियों से मुताल्लिक स्क्वाड में तब्दीलियां कितनी ज़रूरी हैं और इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी नज़र आ रही है आपको? देखिए, अगर आप एकदम से कोई भी बोर्ड जो है वो 4 से 5 चेंजेस अगर कर देता है तो उसका मतलब तो ये है कि आपने पैनिक बटन दबा दिया, या इसका ये मतलब है कि जो आपने सिलेक्शन पहले की थी वो सही नहीं है, या इसका मतलब ये है कि हम स्पेकुलेशंस करके प्लेयर्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं। इस वक्त नेशनल T20 का भी पहला ही लेग चल रहा है और अभी तो लाहौर जाके सबने मैचेस खेलने हैं, मगर चूंकि वो प्लेयर्स जो कि इसमें खेल रहे हैं, ख़ास तौर पे सुहेब हैं या आज़म हैं, इन लोगों की परफॉर्मेंस कुछ दिल चाहे इनकी परफॉर्मेंस उस तरह से अच्छी नहीं है। मगर देखिए ना, अगर आप अभी इस स्टेज पे ये डिसीजन करते हैं, कल को वो 100 कर देते हैं अगले मैच में, आज से मैच रिज्यूम हो गए हैं दोबारा, तो फिर मुझे बताएं कि आप क्या करेंगे। मुझे नहीं लगता कि रमीज राजा भी वो काफ़ी कंसिस्टेंसी पे बिलीव करते हैं और वो इस चीज़ को बहुत सपोर्ट करते हैं कि हमारे जो पावर हिटर हैं उनको हमें सपोर्ट करना है, उनको कॉन्फिडेंस देना है ताकि वो वर्ल्ड कप जैसे प्लेटफॉर्म पे जाके एक अच्छा परफॉर्म कर सकें। अब इशू ये है कि हफीज का, जैसे अभी भट्टी साहब ने बताया, ये एक बहुत सीरियस इशू हो गया है। अल्लाह करे कि वो सेहतयाब हो, क्योंकि 4 नंबर पे वो बड़ा एंकर का रोल है जो कि हफीज ने करना है। अगर उनका, चूंकि डेंगू उनका डिस्कवर हुआ है, तो उसको इम्प्रूवमेंट में कितना टाइम लगता है, अगर वो नहीं होते खुदा ना खास्ता, तो फिर ये नजर आता है कि शोएब मलिक जैसे जो सीनियर एक प्लेयर हैं, क्योंकि शोएब और हफीज में से एक खेल सकता है, एक ये इस फलसफे पे ही हमारी सिलेक्शन कमेटी भी चल रही थी और सारे पब्लिक भी इसी को सोच को देख रही थी। मगर अब थोड़ा सा हमें फोर्स तब्दीलियां होती नजर आ रही हैं। फखर तो देखिए बहुत पहले मैं बता चुकी हूँ कि वो टीम का हिस्सा बनेंगे। उस्मान कादिर भी हो सकते हैं। नवाज की परफॉर्मेंस काफ़ी खराब जा रही है, मुझे लगता है शायद नवाज या इमाद में से किसी एक का सिलेक्शन हो। और उसके अलावा जो सुहेब मकसूद की जैसे बात हो रही है, वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, मुझे नहीं लगता कि उनको ड्रॉप किया जाएगा। मुझे लगता है कि उनको एतमाद दिया जाएगा और वो टीम में होंगे। मगर दो तब्दीलियां यकीनी तौर पे हमें नजर आ रही हैं। अब ये चूंकि कल मीटिंग हुई है चीफ सेलेक्टर की और उसमें उन्होंने कोशिश ये की है कि प्लेयर्स को ज़हनी तौर पे दबाव से आज़ाद करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि यहाँ कोई सिलेक्शन में कोई चेंजेस नहीं हो रही हैं, आप लोग खुल के खेलें, जितना अच्छा आप परफॉर्म करेंगे उतना आप
آپ نمایاں ہوں گے, آپ اتنا بہتر کریں گے, تو کوئی بھی پلیئر کسی وقت بھی کنسیڈر ہو سکتا ہے. مگر آپ کو پتا ہے یہ پاکستان کرکٹ ٹیم ہے, یہاں پہ آخری لمحے میں ایئرپورٹ جانے سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. اچھا سکندر, پچھلے کچھ دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کرکٹ میں جو ڈل رہا ہو. مصباح اور وقار کے استعفے کے بعد اب آج خبر آئی ہے کہ چیف ایگزیکٹو وسیم خان نے استعفیٰ دے دیا ہے. پھر قومی اسکواڈ میں 17 دن ابھی رہ گئے ہیں صرف T20 ورلڈ کپ میں, اور اوپر نیچے تبدیلیاں کی جا رہی ہیں, تو ٹیم کے لیے تھوڑا ڈسٹربنگ نہیں ہوگا یہ؟ دیکھیں, جب سے رمیز راجہ ہیں انہوں نے بڑا زبردست قسم کا بولنگ اسپیل کرنا شروع کر دیا ہے, ریورس سوئنگ بھی کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے وہ کافی وکٹیں گرنا شروع ہو گئی ہیں. مگر دیکھیں, میرے حساب سے اس پوری سچویشن کو اچھی طرح ہینڈل نہیں کیا گیا ہے. یا تو ورلڈ کپ کی کوئی اہمیت نہیں ہے ہماری نظر میں, اگر ہے تو اتنے امپورٹنٹ ٹورنامنٹ سے پہلے اس قسم کی خبریں آنا کہ ہم اس کو نکال رہے ہیں, اس کو نکال رہے ہیں, اس کو اندر لا رہے ہیں, ٹیم غلط سلیکٹ ہوئی, یہ بہت برا امپیکٹ ہے. اور سب سے بری چیز یہ ہے کہ آپ نے لڑکوں کو کہا ہے کہ جی آپ نے جو ہے جیت کر بتانا ہے کہ ہم لوگوں نے بدلہ لینا ہے, آپ جیت کے آپ بدلہ لیں گے. نہیں جناب, جیتنا تو انہیں ہر حال میں ہے. نیوزی لینڈ کی ٹیم آئے, انگلینڈ کی ٹیم آئے نہ آئے, یہ دونوں ٹیمیں, کیا دنیا کی کوئی ٹیم بھی نہ آئے, آپ نے تو میچ کھیلتے ہی جیتنے کے لیے. یہ کہنا کہ جی اب آپ جیتیں اور ان کو بتائیں, دیٹ از رانگ اپروچ. یہ بہت غلط اپروچ ہے. سب پڑھے لکھے لوگ ہیں اور میں حیران ہوں کہ انہوں نے اتنا بڑا پریشر ان لڑکوں پہ ڈالا ہے. ابھی آپ لوگ سب پرفارمنسز کی بات کریں, مجھے لگتا ہے اور وکٹیں بھی گریں گی. اور جس طرح کے دیکھیں, ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کارپوریٹ سیکٹر میں کام کیا ہوا ہے, میں نے کیا ہوا ہے, جب آپ کو ہٹانا ہوتا ہے نا, وہ اس قسم کی باتیں شروع کر دیتے ہیں آپ کے کہ آپ یہ نہ کریں, آپ وہ نہ کریں. ایک چینل میں تھا, انہوں نے کہا کرکٹ پر ہی نہ بات کریں. میں نے کہا کیا مطلب ہے میں کرکٹ پہ نہ بات کروں؟ تو میں سمجھ گیا کہ مجھے وہ فارغ کرنا چاہتے ہیں. میں نے جا کر پوچھ لیا, انہوں نے کہا ہم آپ کو فارغ کرنا چاہتے ہیں, میں نے چھوڑ دیا. تو یہ طریقے ہوتے ہیں کارپوریٹ سیکٹرز میں کہ جی آپ کو اس طرح کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ چیزیں ابھی سلسلہ جاری رہے گا. سب سے پہلے تو میں نے شکریہ سکندر بخت ہمارے ساتھ موجود تھے, عالیہ رشید صاحبہ موجود تھی اور عبد الماجد بھٹی صاحب موجود تھے. ایک اور اپڈیٹ آپ سے شیئر کریں کہ پی سی بی نے چیف ایگزیکٹو پی سی بی وسیم خان کے استعفے پر آج دوپہر ویڈیو لنک پر اجلاس طلب کر لیا ہے. رمیز راجہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں نئی انتظامی ٹیم لائیں گے. پاکستان کرکٹ بورڈ میں ڈائریکٹر کا عہدہ متعارف کرانے کا منصوبہ ہے. سابق کرکٹرز کو ذمہ داریاں دی جا سکتی ہیں. ذرائع کا کہنا ہے کہ وسیم خان پی سی بی میں اپنے آفس میں موجود ہیں. فوری طور پر نئے سی ای او کے تقرر کا امکان نہیں ہے. وسیم خان کے عہدے کی میعاد فروری میں ختم ہو رہی ہے. ذرائع کے مطابق کرکٹ کے معاملات سابق کرکٹر کو دینے کی تجویز ہے. انگلش طرز پر ڈائریکٹر کرکٹ لانے کی تجویز زیر غور ہے. پاکستان کا دورہ نہ کرنے کا فیصلہ انگلش بورڈ کا تھا. کھلاڑیوں سے مشورہ نہیں کیا گیا تھا. چیئرمین انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ نے بھی اب اپنے لب کھول دیے ہیں. کہا ہے کہ سیزن کی مصروفیات کی وجہ سے ذہنی تندرستی کے لیے فیصلہ کیا گیا. بورڈ نے جو فیصلہ کیا وہ بہت مشکل تھا. افسوس ہے فیصلے سے خاص طور پر پاکستان میں لوگ مایوس ہوئے. انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات نئے سرے سے بنانے ہیں. چیئرمین انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ این واٹمور نے پاکستان میں سیریز نہ کھیلنے کے فیصلے کے بعد پہلی مرتبہ تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کا دورہ نہ کرنے کا فیصلہ بورڈ کا تھا. کھلاڑیوں سے مشورہ نہیں کیا گیا تھا. بورڈ نے سیزن کی مصروفیت کی وجہ سے ذہنی تندرستی کے لیے یہ فیصلہ کیا جو کہ بہت مشکل تھا. واٹمور کا مزید کہنا تھا کہ مجھے افسوس ہے کہ فیصلے سے خاص طور پر پاکستان میں لوگ مایوس ہوئے. واٹمور نے کہا کہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا. سیکیورٹی اور ویلفیئر کی ایڈوائس پر فیصلہ کیا گیا. انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات نئے سرے سے بنانے ہیں. ہم پاکستان کے مشکور ہیں کہ وہ گزشتہ برس انگلینڈ آئے. اگلے سال شیڈیول ٹور کے حوالے سے جو ہو سکا ہم کریں گے. روپے کے مقابلے میں ڈالر کی اونچی اڑان کا سلسلہ جاری ہے. انٹر بینک میں ڈالر کا بھاؤ تاریخ کی بلند ترین سطح یعنی 170 روپے 27 پیسے پر پہنچ گیا ہے, جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 50 پیسے اضافے کے بعد 172 روپے 30 پیسے پر پہنچ گیا ہے. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں بھی کاروبار کے دوران منفی رجحان دیکھا جا رہا ہے. کاروبار کے دوران سٹاک مارکیٹ میں 1200 سے زائد پوائنٹس کی کمی دیکھی گئی اور 100 انڈیکس کم ہو کر 44,033 کی سطح پر آ گیا ہے. این سی او سی کے سربراہ اسد عمر اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں. تو اس دفعہ ہم نے ایک بنیادی فیصلہ کیا ہے. جب سے ہماری یہ وبا پھیلی ہے اور تقریباً 1.5 سال سے پاکستان باقی دنیا کی طرح اس وبا کا مقابلہ کر رہا ہے, اس میں ہم نے بندشیں
बढ़ाई या कम की हैं जो वबा का फैलाव होता था उसको देखकर, और उसी के अंदर पहले तो अमूमी तौर पर सारे मुल्क के अंदर इतलाक़ किया जाता था, फिर उसके बाद हमने टारगेटेड अप्रोच ली और जिन अजला के अंदर, जिन शहरों के अंदर वबा ज़्यादा है तो वहाँ बंदिशें बढ़ा दी जाती थीं, और इसी तरीके से वो सेक्टर्स, वो कारोबार के ज़राए या वो हमारी जो मुख्तलिफ मईशत का हिस्सा हैं या सकाफ़त का हिस्सा है जिनसे वबा के ज़्यादा फैलने के अंदर ख़तरा होता था, वहाँ पर बंदिशें बढ़ा दी जाती थी। लेकिन सारी दुनिया अब ये बात समझ चुकी है, और डॉक्टर फैसल आपको तफसील से फिर इसके बारे में बताएंगे कि इस वबा से निकलने का बुनियादी तौर पे तरीक़ाकार जो इस वक्त दुनिया के पास मौजूद है वो है वैक्सीन लगाना। और जब तक एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर मुल्क के शहरियों को वैक्सीन नहीं लगेगी तो आपको इन बंदिशों के ऊपर ही इन्हिसार करना पड़ेगा, और जिसकी वजह से ज़ाहिर है ज़िंदगी के अंदर मुश्किलात भी पैदा होती हैं, कारोबार का नुकसान भी होता है, और हम सब की ये ख्वाहिश है कि हम इससे आगे बढ़ सकें। और आपने देखा है वो ममालिक जहाँ बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर वैक्सीन लगाई जा चुकी है वो अपने मुल्क के अंदर बंदिशों को बहुत कम करने में कामयाब भी हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कोरोना ख़त्म हो जाएगा, कोरोना फिर भी रहेगा, लेकिन उसकी एक सतह ऐसी आ जाएगी कि जिस सतह के ऊपर इस वबा के साथ ज़िंदगी गुजारी जा सकती है, एक आम जिस तरीके से ज़िंदगी गुजारता है इंसान, जिस तरीके से कारोबार किया जाता है, जिस तरीके से मईशत चलती है, कैसे चलाया जा सकता है। इसलिए इसको सामने रखते हुए हमने ये आज NCOC में फ़ैसला किया है कि 1 अक्टूबर से जो बंदिशें हम लगा रहे हैं या जिनकी तौसीक की जा रही है या जिनके अंदर कमी की जा रही है, उसकी बुनियाद किसी भी शहर के अंदर, किसी भी ज़िले के अंदर जो है वैक्सीन कितनी लगाई गई है उसकी बुनियाद पर होगा। जो हमने हदफ सेट किया था सितंबर के शुरू में कि 15 साल और उससे ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं, पूरी आबादी किसी शहर के अंदर जो है उसको, और ख़ास तौर पे जो बड़े हमारे 24-25 शहर थे उसके अंदर कम से कम 40% जो है आबादी का, इस आबादी का जो 15 साल से ज़्यादा उम्र की है, उनको मुकम्मल तौर पर वैक्सीनेट किया जा चुका हो, यानी कि उनको दोनों डोज जो हैं वो लग चुकी हों। इस बुनियाद के ऊपर वो शहर जो इस हदफ को हासिल कर चुके हैं, इससे आगे बढ़ चुके हैं, या तकरीबन जो अगले 1-2 दिन 3 दिन के अंदर यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, वो 8 शहर ऐसे हैं जिसके अंदर हमारे पास स्कर्दू और गिलगित हैं, गिलगित बल्तिस्तान से, आज़ाद कश्मीर से मुजफ्फराबाद और मीरपुर हैं, इस्लामाबाद है, क्वेटा है, पेशावर है और रावलपिंडी है। इन 8 शहरों के अंदर हम 1 अक्टूबर से बंदिशों में कमी करने जा रहे हैं, और अब मैं आपको तफसील बता दूंगा कि वो क्या कमी है जिसको हम करने जा रहे हैं। और बाकी जो शहर हैं और बाकी अजला जो हैं उसके अंदर जो 30 सितंबर तक बंदिशें थीं वो उनको आगे भी 15 अक्टूबर तक ले जाया जा रहा है। 1-2 छोटी चीज़ें हैं जिसके अंदर तब्दीली की गई है, बट बुनियादी तौर पे जो 30 सितंबर तक जो बंदिशें थीं वही उसको आगे हम अक्टूबर 15 तक ले जा रहे हैं। मैं अपील करूंगा इन शहरों के जहां पर ये बंदिशें कम नहीं हो रही, मैं अपील करूंगा इनके शहरियों से भी, इनके कारोबारी हजरात से भी, कि वो अपने अपने शहर की, अपने अपने सूबे की लीडरशिप से, सियासी लीडरशिप से, इंतज़ामी लीडरशिप से ये बात करें और उनसे एक मुतालबा करें कि अगर ये दूसरे 8 शहर जो हैं वो ये हदफ हासिल कर सकते हैं तो हमारा शहर क्यों नहीं हासिल कर रहा। और उसकी पूरा यकीन है कि जब एक अवाम की तरफ से ये मुतालबा आएगा तो इन शहरों के अंदर जो अभी तक उस रफ्तार से वैक्सीनेशन करने में कामयाब नहीं हुए, जो हदफ सेट किया गया था, वहाँ पर भी इंशाअल्लाह ताला तेज़ी आएगी। और ये सब ज़ाहिर है, हम फिर मैं दोहरा दूँ क्यों कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अवाम की सेहत का ख्याल रखते हुए एक मामूल की ज़िंदगी की तरफ पाकिस्तान लौट सके। जो 8 शहर हैं जिनका मैंने आपको बताया, इनके अंदर 1 अक्टूबर से तब्दीली क्या की जा रही है। सबसे पहले तो जो इज्तिमा होते हैं, अंदरूनी इज्तिमात के अंदर बाकी शहरों के अंदर जो अभी तक चल रहा है और अब 15 अक्टूबर तक चलता रहेगा, उसमें 200 लोगों की शिरकत की इजाज़त थी, उसको बढ़ा के 300 किया जा रहा है। और जो बाहर की इज्तिमा हैं, जो तमाम दूसरे शहर हैं, उसमें तो जो 400 का लिमिट थी उसी के ऊपर चलेगा आगे मामला। लेकिन इन 8 शहरों के अंदर इसकी तादाद की इजाज़त अब 1000 तक दी जा रही है। ये बाहर के इज्तिमा हैं।
हमारी जो मज़ार हैं औलिया अल्लाह के, वहाँ पर लोग जाते हैं, वहाँ पर भी एक निस्बतन बंदिश थी और कोशिश ये की जा रही थी कि अगर कोई भी ऐसा इलाका है जहाँ पर ज़्यादा वबा का फैलाव हो तो फिर सूबाई हुकूमतों को इजाज़त थी कि वहाँ पर वो बंदिश लगा सकते हैं कि अवाम का वहाँ पर जमा होने की इजाज़त नहीं है। इन 8 शहरों के अंदर अब इसको ख़त्म किया जा रहा है और यहाँ पर जितने भी मज़ार हैं, जितने भी औलिया अल्लाह की दरगाह हैं, वो सब मुकम्मल तौर पर खुली रहेंगी और अवाम वहाँ पर आ सकेंगे। लेकिन वो लोग जिन्होंने वैक्सीन लगाई भी है, वो सूबाई हुकूमतें जो हैं और वफाकी हुकूमत, वो मिल के इनकी इंतज़ामिया जो है उनके साथ मिलकर कोशिश करेगी कि ऐसे इंतज़ाम किए जाएँ कि ये टेस्ट किया जा सके, चेक किया जा सके कि सिर्फ वैक्सीनेटेड लोग ही यहाँ पर आ रहे हैं। इसी तरीके से सिनेमा हॉल्स जो हैं वो इन 8 शहरों के अंदर जो वैक्सीनेटेड शहरी हैं उनके लिए खोल दिए जाएंगे 1 अक्टूबर तक। बाकी शहरों के अंदर ये बंदिश कायम रहेगी। जो इंडोर रेस्टोरेंट्स है, बल्कि डाइनिंग जो है, जो डाइनिंग की अभी मुरवजा जो है बंदिश है या जो इजाज़त है, उसी के मुताबिक ही आगे चलेंगे। लेकिन अब इन 8 शहरों के अंदर हफ्ते में 7 दिन जो हैं इन रेस्टोरेंट्स को खोला जा सकेगा, बाकी शहरों के अंदर 1 दिन इनको बंद करना लाजमी है। इसी तरीके से शादी की तकरीबात जो हैं, जो वेडिंग हॉल्स वगैरह में होती हैं, वो भी इन 8 शहरों के अंदर 7 दिन उनकी इजाज़त दे दी जाएगी। एक और चीज़ जो सिर्फ इन 8 शहरों से ताल्लुक़ नहीं है लेकिन उसका भी वैक्सीनेशन से ताल्लुक़ है, वो है कि फ़्लाइट्स के अंदर, एयरलाइन फ़्लाइट्स के अंदर जो है, जैसे आपको पता है जो सफ़र करते हैं, खाने पीने की पाबंदी थी सिवाय पानी के, और वो पाबंदी उठाई जा रही है 1 अक्टूबर तक। और वो इसलिए उठाई जा रही है कि 1 अक्टूबर से सिर्फ 18 साल या ऊपर के वो लोग जो दोनों डोज वैक्सीन की यानी मुकम्मल तौर पे वैक्सीनेशन करा चुके हैं, सिर्फ वो लोग जो हैं ट्रैवल कर सकेंगे। उससे कम जो उम्र के 18 साल से कम जो हैं, वैक्सीनेशन जिन 12 या 18 के दरमियान है, उनकी सिंगल डोज जो है उसकी ट्रैवल की भी इजाज़त होगी अक्टूबर की 31 तारीख तक। उसके बाद फिर वो भी फुल डोज के बाद ट्रैवल कर सकेंगे। हमारी अभी तक जो वैक्सीनेशन की मुहिम है अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रही है। 8 करोड़ वैक्सीनेशन हो चुकी हैं, जिसमें से 3 करोड़ 60 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं उनको कम से कम 1 डोज लगी है। 2 करोड़ 77 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी मुकम्मल वैक्सीनेशन हो चुकी है, और जिन लोगों की कम से कम 1 डोज लगी हुई हो उनकी तादाद इस वक्त 5 करोड़ 84 लाख से तजावुज़ कर गई है। आपको याद होगा कि हमने चंद माह पहले हदफ ये सेट किया था कि कम से कम 7 करोड़ पाकिस्तानियों की वैक्सीनेशन करनी है 31 दिसंबर तक। हम उस हदफ की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला आगे भी इसी तरीके से रफ्तार, बल्कि हमारी उम्मीद यह है कि अक्टूबर के महीने के अंदर और मज़ीद तेज़ी आएगी। सितंबर में कुछ हमें कमी वैक्सीनेशन के रेट में देखने को मिली, और उसकी एक बड़ी वजह यह थी कि हमारे हेल्थ का जो अमला है वो पोलियो की ड्राइव, और पोलियो भी बहुत पाकिस्तान के लिए अहम है, दुनिया के चंद ममालिक रह गए हैं, फैसल सुल्तान आपको इस पर भी थोड़ा सा और बताएंगे, वो भी अब मुकम्मल हो गई है। और आपने देखा है कि पिछले 2 दिन से दोबारा जब वो पोलियो की कैंपेन ख़त्म होने के बाद वैक्सीनेशन रेट्स बढ़ने शुरू हो गए हैं। इसके अलावा हम और बंदिशें जो ऐलान कर चुके थे पहले कि 30 सितंबर के बाद जो मुकम्मल तौर पर वैक्सीनेटेड नहीं है, वो जो काम नहीं कर सकेंगे, वो भी याद रखें। उसकी बहुत तशहीर हुई है, रोज़ाना टेलीविज़न से आपको मीडिया से पता चल रहा है वो क्या है। तो अभी तक अगर कोई ऐसे लोग हैं जिन्होंने वो दोनों वैक्सीन की डोज नहीं लगाई हुई है, ख़ास तौर पे वो लोग जिन्होंने पहली डोज लगाई हुई है और दूसरी नहीं लगाई हुई और उनके 28 दिन से ज़्यादा हो गए, वो ज़रूर दूसरी डोज आज या कल में लगा लें, वरना 1 अक्टूबर से बहुत सारी ऐसे काम हैं जो आप नहीं कर पाएंगे। अब मैं फैसल से रिक्वेस्ट करूंगा जी कि वो आपको ज़रा से तफसील बताएं कि ख़ास तौर पे वो लोग, बच्चे, ख़वातीन, उनके लिए क्यों ज़रूरी है और सेहत के लिहाज से ये वैक्सीन सेफ़ भी है और ज़रूरी भी है। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया। जैसे असद साहब ने बताया कि हमारी जो कोरोना के साथ मुकाबला करने की स्ट्रेटजी है, उसका महवर हम आहिस्ता से तब्दील कर रहे हैं। एक वक्त था जबकि वैक्सीन्स नहीं मौजूद थी, तो मुकम्मल इन्हिसार जो था वो ऐसी चीज़ों पे था जिनको पाबंदियां या रिस्ट्रिक्शंस बोल रहे थे। लेकिन चूंकि अब वैक्सीन मौजूद है और वैक्सीन अच्छी तादाद में मौजूद है,
चुनाचे हम समझते हैं कि साइंसी एतबार से अब हमारी जो स्ट्रैटेजी है उसका फोकस और महवर वैक्सीन होना चाहिए। जैसे आपने सुना, हमारी वैक्सीन की कैंपेन बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन बहुत ज़रूरत है कि हम इसको आगे लेकर चलें। अभी अगर हम कुल पॉपुलेशन को देखें तो तकरीबन उसमें से 12% लोग जो हैं वो मुकम्मल तौर पे वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, और अगर 15 साल से ज़्यादा की तादाद की पॉपुलेशन को देखा जाए तो उसमें हम 20% से ज़्यादा वैक्सीनेट हो चुके हैं। लेकिन इसका ये मतलब है कि अभी हमारी राह कुछ बाकी है। इसके बारे में मैं आपको 2-3 अहम नुकात या बातें बताना चाहता हूँ। वो ये कि इस कैंपेन को आगे ले जाने के लिए और इसको मुकम्मल तौर पे सक्सेसफुल बनाने के लिए और ऐसी जगह ले जाने के लिए जहां हमारी कुल जो पॉपुलेशन है वो प्रोटेक्ट हो जाए, उसमें कुछ ऐसे गैप्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे इक़दामात हैं जो करने बहुत ज़रूरी हैं। एक आपने कल जिक्र सुना कि हमने 12 साल से ऊपर के बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन खोल दी। इसकी क्या मंतक और वजह है? बच्चे बीमारी का हिस्सा बनते भी हैं और उनके ज़रिए बीमारी फैलती भी है। एक तो ये बहुत ज़रूरी बात थी। लेकिन हमारा तालीमी शोबा जो है उसने बहुत सफ़र किया है। हमारे तालीमी इदारे जो हैं उसमें हमें बहुत सारी छुट्टियां करनी पड़ी, उनको बंद करने पड़े। तो ये बहुत ज़रूरी था कि हमारा जो तालीमी निज़ाम है वो चले और बग़ैर किसी रुकावट के अब आगे चले। तो इसको मुमकिन बनाने के लिए बहुत अहम था कि जो बच्चे हैं उनको भी वैक्सीन लगे, ताकि ना सिर्फ वो अपने आप को बचा सके, लेकिन उनके ज़रिए अगर उनके घर वालों को, बुज़ुर्गों को, बड़ों को जो घर में बीमारी फैलती है उसके लिए एक रुकावट पैदा की जाए। तो ये 12 साल से ज़्यादा उम्र वाले बच्चों के लिए वैक्सीन खोल दी गई है। ये मुफ्त है, इसको लगवाइए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये एक अहम तरीक़ाकार होगा इस वबा के फैलाव को रोकने के लिए। दूसरा मैं जिक्र करना चाहता हूं कि पाकिस्तान में मर्द और ख़वातीन दोनों ही वैक्सीन लगवा रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इनकी जो तादाद या जो रेशो है वो बिल्कुल एक जैसी हो। जितने मर्द लगवा रहे हों, ख़वातीन भी बढ़ चढ़ के लगवाएं, क्योंकि ख़वातीन आबादी का 50% हिस्सा हैं, और जब तक हमारी ख़वातीन में वैक्सीनेशन का पूरा इस्तेमाल नहीं होगा, ज़ाहिर है हमारी पूरी आबादी जो है वो इस बीमारी से नहीं बचेगी। इस सूरत में किसी किस्म के गलत प्रोपेगेंडा के ऊपर आप तवज्जो ना दीजिए। ये तमाम वैक्सीन सेफ़ हैं और इसमें किसी सूरत भी कोई जिसे कहते हैं ना रिस्क नहीं है, ख़वातीन के लिए कोई फालतू ख़तरा नहीं है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि कुछ लोग इस मामले को बेवजह हाईलाइट करते हैं। जो हामला ख़वातीन हैं वो भी वैक्सीन लगवा सकती हैं, ना सिर्फ उनके लिए वैक्सीन सेफ़ है, बल्कि मैं ये साथ कहता चलूँ कि खुदा न खास्ता अगर एक हामला खातून को इन्फेक्शन हो जाए तो उनको बीमारी के ज़्यादा शदीद होने का रिस्क ज़्यादा होता है। तो बल्कि उनके लिए वैक्सीन लगाना आम शख्स से भी ज़्यादा ज़रूरी है साइंसी एतबार से। एक और चीज़ का जिक्र करता चलूँ, वो ये है दूसरी डोज़। अगर आपको वैक्सीन की पहली डोज़ लग गई है और आपकी वैक्सीन ऐसी है जिसकी 2 खुराकें हैं, 2 डोजेज़ हैं, तो इसमें किसी किस्म की लापरवाही और ना बरतिए, क्योंकि जो पूरी प्रोटेक्शन है, बीमारी से बचाव का जो पूरी ताकत है वो दोनों खुराकों के बाद आती है, दोनों डोजेज़ के बाद आती है। ये समझिए कि अगर आपने 1 डोज़ लगवाई है तो कुछ प्रोटेक्शन आनी शुरू हो जाती है, लेकिन बीमारी से मुकम्मल बचाव के लिए दूसरी डोज़ का लगवाना बहुत अहम है। तो इस बारे में किसी किस्म की ताख़ीर ना कीजिए। अगर आपको पहली डोज़ लगे हुए 1 महीना हो गया, 4 हफ्ते हो गए, तो अगली डोज़ जाके लगवाइए। एक चीज़ मैं आखिर में कहना चाहूँगा वो ये है कि आगे सर्दियों का मौसम भी आ रहा है और आपने देखा कि हम 4 इसकी वेव्स के थ्रू गुजरे हैं बीमारी की। नित नए वेरिएंट्स और नई अक़साम वायरस की आती रहती हैं, आगे सर्दियां भी आ रही हैं। मैं समझता हूं कि ये इंतहाई अहम है कि हम अपने आप को एक नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लाने के लिए वैक्सीन की ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, ताकि जैसे असद साहब ने फरमाया कि जो एक हदफ हमने सेट किया है अपने बड़े शहरों के लिए और बाकी मुल्क के लिए वैक्सीनेशन का, जब वो अचीव कर पाएंगे तो इंशाल्लाह फिर इस बीमारी से मुकम्मल छुटकारा हासिल करेंगे और ये जो रिस्ट्रिक्शंस और पाबंदियां हैं इनसे भी जान छूटेगी। एक लफ्ज़ में पोलियो के बारे में कहता चलूँ, पाकिस्तान में बड़ी अच्छी प्रोग्रेस हुई है पोलियो में। इस पूरे साल में अब तक सिर्फ 1 केस दरियाफ्त हुआ है, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि ये पोलियो की जो कैंपेन्स हैं इसमें हम मुकम्मल ताउन करें पोलियो की टीम्स के साथ। तो आप अपने बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलवाइए जब भी अगली मुहिम होती है। और आखिर में ये भी बताता चलूँ, आजकल डेंगू का भी कुछ ज़ोर हम देखने में आ रहा है। तो अपने घरों के गिर्द जो खड़ा हुआ पानी है, बारिश का पानी,
या दीगर, तो उसको साफ रखिए और सफाई का खुसूसी ध्यान रखिए ताकि डेंगू की बीमारी से भी हम बचे रहें। आपकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया। एनसीओसी में प्रेस ब्रीफिंग। एनसीओसी के सरबराह असद उमर का कहना है कि दुनिया ये बात समझ चुकी है कि वबा से निकलने के लिए वैक्सीन लगवाना नागुज़ीर है। मुआविन खुसूसी बराए सेहत फैसल सुल्तान ने कहा कि कोरोना से लड़ने के लिए स्ट्रेटजी बदल दी है, अब हमारा फोकस वैक्सीन है।